सन 1929 में मार्केट में क्रैश होने के कई कारण थे। कारणों में बड़े बैंकों का डूबना, शेयर मार्केट का बेयर फेज में आना, ब्रिटेन जैसी यूरोपियन कंट्रीज का यूएस से गोल्ड स्टैंडर्ड वापस लेना। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब जिस कंट्री के पास ज्यादा कैश नहीं हुआ करता था उस टाइम, तो वो कंट्री यूएस को गोल्ड देती थी और उसके बदले कैश पैसा लिया करती थी यूएस से, जिस कारण यूएस के मार्केट के अंदर पैसा आता था। लेकिन उस टाइम ब्रिटेन ने अपना गोल्ड स्टैंडर्ड वापस ले लिया क्योंकि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान अपना लोन नहीं चुका पा रहा था। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर यूएस एक्सपोर्ट स्लोड और यूएस में पैसे का फ्लो रुक गया, जिससे मंदी की स्पीड और बढ़ गई। इन्फ्लेशन यानी मंदी के टाइम होता क्या है, डिमांड और सप्लाई में फ्लक्चुएशन आने लगती है, प्रोडक्ट्स का कंजप्शन घटने लगता है, जो कि सिचुएशन को और वर्स कर देता है। सन 1929 की मंदी अचानक नहीं आई थी। उस टाइम डाउ जोन्स 60 मार्क में था, वो उस टाइम बढ़कर 400 मार्क तक पहुंच गया था। डाउ जोन्स बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 30 कंपनियों को इवेल्युएट करता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। इस टाइम बहुत से लोग अमीर बन रहे थे और उनकी देखा देख बाकी के लोग भी अपने आप को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से नहीं रोक पा रहे थे। यहाँ पे दोस्तों वही बात हुई जिसे वॉरेन बफेट हमेशा करने के लिए मना करते हैं कि अपने आप को भीड़ से बचाओ, डोंट गो विद द ट्रेंड। उस टाइम लोग दूसरों को मालामाल होते देख खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे एंड बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट ने उस टाइम कोई संकेत, कोई साइन नहीं दिए थे कि बुल बबल अब फूटने वाला है। सन 1928 में मार्केट में बुल बबल फूटने के कई बार लोगों को संकेत मिले, लेकिन सबको बुल फेज ने अपने आगोश में ले रखा था क्योंकि सबको मालामाल जो बनना था। सबसे पहला क्रैश 1929 के इनिशियल ईयर में आया, जब शेयर्स की कीमतों में फ्लक्चुएशन आने लगी और सितंबर आते आते ये कंफर्म हो गया कि शेयर मार्केट मंदी के दौर से गुजर रहा है। उस टाइम डाउ जोन्स 4000 से गिरकर 145 के मार्क में आ गया था। जिन लोगों ने सब कुछ दांव पर लगाकर शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा था, वो सब रोड पर आ गए थे एंड अमेरिका की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ गई थी। पूरे वर्ल्ड में उस टाइम इस मंदी का इफेक्ट देखने को मिला। साल 1933 तक इन्फ्लेशन ग्लोबली फैल चुका था। ये 10 साल तक चला था। नेक्स्ट है सन 1973 का ऑयल शॉक। 17 अक्टूबर 1973 को ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज ने यूएस को ऑयल देने से मना कर दिया था। सेम चीज उन्होंने जापान और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ की। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि यूएस इजराइल की हेल्प कर रहा था, जो कि ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज को नागवार था। ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज ने यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज को तेल न देकर अपना प्रोटेस्ट दिखाया। तेल की सप्लाई कम होने से उसकी प्राइस स्लैब बढ़ गई, लेकिन कुछ टाइम बाद तेल की कीमतों में स्टेबिलिटी आ गई। बट 1981 में जब ईरान और इराक के बीच में लड़ाई हुई तो तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई और सबकी हालत टाइट हो गई। इस बात ने ये प्रूव कर दिया कि जब भी तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसका प्रभाव मार्केट को झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट है 1987 का क्रैश। इस टाइम शेयर मार्केट में प्रोग्राम ट्रेडिंग का दौर चला था। ऐसा करके किसी भी शेयर की कीमत में आए छोटे से अंतर से पैसे कमाए जाते थे, जो कि कंप्यूटराइज्ड होता था, यानी ये प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से की जाती थी। तब शेयर की प्राइस में आई छोटी सी फ्लक्चुएशन से पैसा बनाया जाता था आर्बिट्रेज की हेल्प से। अब सवाल आता है कि आर्बिट्रेज क्या है? आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड और शेयर फंड की एक छोटी सी यूनिट या कैटेगरी होती है। ये इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में शेयर की घटती बढ़ती प्राइस में अनुमान लगा के की जाती है और ऐसा करके लोग प्रॉफिट बनाते हैं। तो यही सीन हुआ था इन द ईयर ऑफ 1987। इस टाइम को ब्लैक मंडे भी कहा जाता है। इस क्रैश के दौरान यानी ब्लैक मंडे के दौरान यूएस मार्केट्स अपने नॉर्मल मार्क से 20% नीचे तक गिरते थे एक दिन में। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो उस टाइम मार्केट में फ्लक्चुएशन या शेयर्स की प्राइस में उथल पुथल होने के चांसेस रहते हैं। इस टाइम फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स को आर्बिट्रेज में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं।
जो लोग कम टाइम में अच्छा रिटर्न चाहते हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो बात हुई आर्बिट्रेज की। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, उस टाइम डाउ जोन्स 500 मार्क तक फ्लक्चुएट हुआ था, देन बाद में इसने मंदी का रूप ले लिया। उस टाइम एज कम्पेयर टू अनदर सिटीज डॉलर की प्राइस घटने लगी। 1985 के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे तो कंजम्पशन कम होने लगा चीजों का। देन शेयर होल्डर्स के लिए भी शेयर बेचना डिफिकल्ट हो गया। इस क्रैश के होने के बहुत सारे रीजन थे और प्रोग्राम ट्रेडिंग उनमें से एक था। नेक्स्ट क्रैश है 1991 का। इस टाइम इंडिया में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और इंडिया में लाइसेंसी राज था, जिसके कारण मार्केट में बहुत पाबंदियां थी। पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही थी पर उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। सिचुएशन को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उभरती हुई कंपनियों को आजादी दे दी कि किसी को भी रोका नहीं जाएगा, आपको जो करना है वो करो, बट एनी हाउ प्रोडक्शन को बढ़ाओ। इस टाइम सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को लिबर्टाइज कर दिया, जिसके कारण मार्केट अचानक से स्पीड में आ गया और शेयर्स की प्राइस आसमान छूने लगी और मार्केट बुल फेज में आ गया। उस टाइम हर्षद मेहता ने इस बात का फायदा उठाया और छोटी कंपनीज के शेयर्स बाय करने लगा, क्योंकि उस टाइम हर्षद मेहता को बिग बुल भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर वो किसी भी शेयर को छू ले तो वो सोने में बदल जाता है। उसने इसी बात का फायदा उठाया और छोटी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की। देन लोगों ने ये देखकर उन कंपनीज के शेयर्स बिना रिसर्च किए ज्यादा दामों में खरीद लिए। उनमें से कुछ कंपनियां तो फर्जी भी थी, जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। हर्षद मेहता ने बैंकों से सेटिंग बैठा के ऐसा किया और इन्वेस्टमेंट को सट्टेबाजी में बदल दिया। शेयर्स के बढ़ते दाम देखकर हर्षद मेहता ने उन्हें बेच दिया और उन सब लोगों को नुकसान फेस करना पड़ा जिन्होंने वो शेयर ज्यादा दामों में खरीदे थे। हालांकि कुछ टाइम बाद लोगों को उनका पैसा तो मिल गया, बट ऐसा होने से मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत खराब हुए और ये क्रैश इंडियन मार्केट में पहली मंदी का रीजन बना। नेक्स्ट क्रैश है .com बबल इन 2001। 1995 तक इंटरनेट का यूज काफी लोग करने लगे थे। इसी कारण आईटी कंपनियों ने शेयर मार्केट में अपनी पैंठ जमा दी और इंटरनेट का इस्तेमाल शेयरों की खरीद फरोख्त में होने लगा। लोगों की लाइफ में चेंज आने लगा जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट उस टाइम बूम कर रहा था, जो कि .com का फेज था। लोगों को फिजिकल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में जाके इतना मजा आने लगा था कि हर कोई अपने आप को इसमें देखना चाहता था। अब ऐसा भी नहीं था कि इंटरनेट सिर्फ एक बबल ही था, इसने वाकई में हर इंडस्ट्री में काम करने का तरीका बदल दिया, चाहे वो ऑटोमोबाइल, पावर या बैंकिंग की ही इंडस्ट्री क्यों ना हो। इंटरनेट के आने से टाइम की बचत होने लगी एंड लोगों को लगने लगा कि यही एक तरीका है जो आगे जाके बहुत प्रॉफिट देगा। इसीलिए इंटरनेट से जुड़ी कंपनियां और खुद इंटरनेट कंपनियों के शेयर्स उसकी वैल्यूएशन से कहीं ज्यादा बढ़ने लगे, जिसके कारण लोगों ने इन शेयर्स में बिना कोई रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को इन सारे क्रैशेस में एक बात कॉमन लगी होगी, सबने इन सिचुएशन में सिर्फ एक दूसरे की देखा देख इन्वेस्ट किया रादर देन रिसर्च किए। अब सवाल आता है कि वैल्यूएशन क्या होता है। वैल्यूएशन से हम कंपनी की वर्थ का पता लगा सकते हैं कि कंपनी के पास कितनी लायबिलिटी और कितने एसेट हैं और उन एसेट की वैल्यू कितनी है। फ्यूचर में इस कंपनी के क्या प्रोजेक्ट्स हैं और इसके पास कितना रिजर्व फंड है इमरजेंसी के लिए या फिर कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए। दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन। यही वैल्यूएशन होता है जो कि इन कंपनियों का बढ़ने लगा था उस टाइम जब इंटरनेट और उससे जुड़ी कंपनियां प्री मार्केट में आईपीओ लेके आई तो लोगों ने उसको खूब बढ़ चढ़कर खरीदा और उसमें इन्वेस्ट किया। बट बहुत जल्दी सिचुएशन बदलने वाली थी, क्योंकि शेयर्स की बढ़ती प्राइस उसकी कंपनी की वैल्यूएशन से कहीं भी मैच नहीं कर रही थी। इसीलिए जब मार्केट क्रैश हुआ तो इन्वेस्टर्स के रुपए कब लॉस में बदल गए पता भी नहीं चला। .com क्रैश के साथ साथ मार्केट में केपी यानी केतन पारिक क्रैश होने के कारण मार्केट और नीचे आ गया। जब इंटरनेट बूम में चल रहा था तो उस टाइम केतन पारिक नाम के ब्रोकर ने बैंक से लोन लेकर शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, जिससे उनकी प्राइस बढ़ गई। बुल फेज में इन स्टॉक्स को केपी स्टॉक्स कहा जाने लगा। एक तरफ इंटरनेट का बबल फूटा और दूसरी तरफ केपी स्टॉक्स का। बट 2003 आते आते मार्केट अपने ट्रैक में आ गया। नेक्स्ट है 2004 का क्रैश।
17 मई 2004 में आए क्रैश का कारण अलग था। इसमें लोगों ने सेंसेक्स को अचानक फ्लक्चुएट करते इससे पहले कभी नहीं देखा था। इस क्रैश का कारण इलेक्शन का अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट था। इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले एग्जिट पोल में लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि एनडीए सरकार ही वापस पावर में आएगी। बीजेपी और कई छोटी पार्टियों के गठबंधन से बनी एनडीए सरकार ने मार्केट के अमीर लोगों को इंडिया शाइनिंग का नारा देकर ऐसा फील गुड का एहसास करवाया कि अगर वो पावर में आएंगे तो विकास होगा, जिससे मार्केट में हलचल बढ़ गई और शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस फिर से आसमान छूने लगी। बट 4 चरण के चुनावों के नतीजों के बाद जब एनडीए सरकार पावर में नहीं आई तो कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर अपनी पोजीशन ले ली और वो पावर में आ गई। तो उस टाइम जिन लोगों ने इंडिया शाइनिंग नारा सुनकर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, उनको इस बात की चिंता सताने लगी कि अब कहीं मार्केट नीचे ना आ जाए, और हुआ भी ऐसा ही। तब मार्केट 800 अंक से गिरकर बंद हुआ। वो ऐसा टाइम था जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स गिर जाने के बाद सर्किट फिल्टर लगाकर ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी थी। लेकिन जब ऐसा सुनने में आया कि फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो मार्केट में धीरे धीरे सुधार आने लगा। नेक्स्ट आता है 2008 का क्रैश। 2008 में शेयर मार्केट में आए क्रैश की तुलना 1929 में आए क्रैश से की जाने लगी। इस क्रैश का कारण अमेरिका के रियल स्टेट सेक्टर में आई गिरावट को कहा जाने लगा। उस टाइम यूएस के रियल स्टेट के बिजनेस या उससे जुड़ी कंपनियां गिरावट की ओर जा रही थी। इनमें से कुछ कंपनियां अमेरिका की लैंडर्स कंपनियां थी जो किसी चीज को गिरवी रखकर उधार देती हैं, जैसे लेहमन ब्रदर्स, इंडी मेक बैंक, मैरी लिंच, एआईजी कंपनियां लॉस में जाने लगी। हाउसिंग सेक्टर में कीमतों में गिरावट और उससे जुड़े पेमेंट्स असफल और मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटीज यानी MBS के कारण हुआ था। यूएस में मॉर्टगेज लोन की शुरुआत इसीलिए हुई क्योंकि यूएस में प्रोडक्शन और कंजप्शन को बढ़ाना था किसी भी चीज से रिलेटेड। इस कैटेगरी के लोन हाई रिस्क वाले होते हैं और इनकी प्रक्रिया काफी सेंसिटिव होती है। उस टाइम क्योंकि बायर्स को हाउसिंग सेक्टर में काफी रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, इसीलिए इंटरेस्ट को कम किया गया ताकि कंपनियां बायर्स को लुभा सकें। ये हुआ था इन द ईयर ऑफ 1992 और 1993 में। तभी से मार्केट ने गति पकड़ना शुरू किया। जब रियल स्टेट सेक्टर मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने लगा तो उससे आने वाले पैसों को किसी और प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में स्पेंड किया जाने लगा, बजाय इसके कि उस फंड का यूज हाउसिंग सेक्टर में ही दोबारा किया जाए। उस टाइम फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने कंपनीज के मालिकों का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहा, पर मालिकों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि क्रैश ऑल ऑफ सडन आया हो। इसकी शुरुआत बुनियादी तौर पर 1992 से 1993 के बीच से ही होने लगी थी और 2008 के आते आते इस क्रैश ने मार्केट को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। उस टाइम यूएस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बुरी तरह फेल हो गए। टॉप नॉच फंड मैनेजर्स ने इसको संभालने की भी कोशिश की लेकिन नहीं संभाल पाए। इस मंदी ने यूरोपियन मार्केट्स को हिला के रख दिया और इसी कारण मार्केट में कैश फ्लो या लिक्विडिटी कह लो वो होना बंद हो गई। एज ए रिजल्ट इक्विटी और कमोडिटी मार्केट की वैल्यू में भी बड़ी गिरावट दर्ज की जाने लगी। 2008 के शुरुआती टाइम में ही इस मंदी के लक्षण दिखने लगे। उस टाइम तेल, खाद्य सामग्री और इन्फ्लेशन यानी मंदी बढ़ने लगे। लेकिन 11 अक्टूबर 2008 में अमेरिका के मार्केट में मार्केट प्राइस $8 ट्रिलियन तक गिर गया और एट द सेम टाइम और भी कंट्रीज के मार्केट प्राइस में भी एवरेज 40% की गिरावट देखी गई और उस टाइम इंडिया के मार्केट में 50% की गिरावट दर्ज की गई। जब मार्केट डूब रहा था तो उस टाइम जिन कुछ कंपनीज ने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया था उनको ऑलमोस्ट $435 बिलियन का नुकसान फेस करना पड़ा। कुछ 15-1 साल बाद जब प्रॉपर्टी के लोन क्लियर करने की बात आई तो लेंडर्स रियल स्टेट ओनर्स को लोन क्लियर करने में असमर्थ रहे क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी डूब रहा था। देन रियल स्टेट ओनर्स ने बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर दिया और ऐसा बड़ी स्केल में होने लगा। ये भी एक रीजन था हाउसिंग सेक्टर में डिक्लाइन आने का। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।